गुड आफ्टरनून एवरीवन। पहले हम लोग डाउट्स कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं ना। लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था। होमवर्क में था इंटेक्स एक्सरसाइज 3 दिया था लास्ट टाइम ना। तो इसमें डाउट बताओ पहले क्या है। फोर्थ फोर्थ देखते हैं पहले। A spring of spring constant K placed horizontally on a rough horizontal surface is compressed against। ये कल की टेस्ट में रिलेशन बिटवीन एफ एंड यू तक आएगा ना। रिलेशन बिटवीन एफ एंड यू। Placed horizontally on a rough surface is compressed against a block of mass m placed on a rough surface so as to store maximum energy in the spring। ग्राफ अभी पढ़ाया नहीं है ना। ग्राफ कौन सा आ गया? ग्राफ कौन सा बोल रहे हो? अभी एक आगे ग्राफ बनाऊंगा एफ और यू का। सॉरी, एफ और एक्स का, यू और एक्स का। कौन सा ग्राफ तुम बोल रहे हो? अभी देखता हूँ ना, 1 मिनट पहले ये कर लेने दो ना। तो को ये बोला जा रहा है। हाँ, जितना सिखाया वहां तक आएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बोला गया है कोई स्प्रिंग को एक ब्लॉक के अगेंस्ट में ऐसे कंप्रेस करके रखा हुआ है। तो ये कितने कंप्रेस तक इक्विलिब्रियम बना रहेगा ना। ऐसे रखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? फोर्स बैलेंस होगा। इस पे स्प्रिंग बाहर को फोर्स लगा रहा होगा के एक्स, और अंदर को लग रहा होगा फ्रिक्शन। तो हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन बराबर के इंटू एक्स। तो इससे एक्स की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं? एफ बाई के। एफ मतलब म्यू एम जी बाई के। बोला गया एक्स की वैल्यू मैक्सिमम लेनी है, तो एफ भी क्या लोगे? मैक्सिमम लोगे ना। मैक्सिमम कंप्रेशन जितना कर सकते हो उतना करके छोड़ना है। तो हमने ये एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ले ली। अब हम मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कितनी हो सकती है स्प्रिंग में? हाफ के एक्स स्क्वायर। नहीं, यहाँ एक्स की वैल्यू डाल दो, आ जाएगा। एक सेकेंड, आंसर इसमें हाँ, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इसमें गड़बड़ हो रखा है ना। एक ऑप्शन में, इसमें देखो ए और सी ऑप्शन सेम है ना, तो इनमें से कोई एक में मिस्टेक रहा होगा। इन्हीं में से कोई आंसर होगा ए और सी में से, फोर्थ का सी। हाँ, तो सी में नीचे के साथ 2 और मल्टीप्लाई कर लो ना। ए और सी सेम ऑप्शन है। सी ऑप्शन में के की जगह 2 के कर लो।
हाँ म्यू का स्क्वायर ना, ये हाफ के एक्स, तो हाँ म्यू का स्क्वायर भी हो जाएगा ना, म्यू का स्क्वायर कर लो ना। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहा है, 2। देखो 1/4 of a uniform chain of mass m and length l is hanging from the end of a horizontal table. 1/4 चेन की लेंथ हैंग कर रही है। Amount of work done by external agent such that 1/6 is hanging from the edge of the table। तो हमें को इसको थोड़ा पीछे खींच लेना है ताकि ये 1/4 की जगह केवल कितना रहे, 1/6 आ जाए। टेबल पे लेंथ बड़ी हो जाए और हैंगिंग वाली लेंथ कम हो जाए, L/6 हो जाए। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछा है ना, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह की बात नहीं किया है ना, हम इसको खींच करके थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस कर देंगे। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, W एक्सटर्नल आ गया ना, तो W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। WNC नहीं है यहाँ पे ना, एक्सटर्नल एजेंट खींच के ऊपर पकड़ा होगा ना, तो और इसको स्लोली खींचना है ना, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी है ना, हैंगिंग में ही रखना है, स्पीड नहीं देनी है कुछ भी। तो डेल्टा के भी 0 होगा, तो W एक्सटर्नल बराबर किसके होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, अगर हम रेफरेंस लेवल टेबल पे ले लें, टेबल पे अगर हम रेफरेंस लेवल लेंगे तो फाइनल एनर्जी कितनी बोलेंगे, फाइनल कितना, ये वाला जो टेबल पे वो तो 0 है ना, जो टेबल पे चेन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, जो हैंगिंग है उसका ही लिखना है ना। तो हैंगिंग यहाँ पे कितना मास है, m/6, और ये सारा मास हम कहाँ लेंगे, उसके मिड पॉइंट पर, मतलब L/12 पर। तो फाइनल कितनी बोलेंगे, -mgh, फिर माइनस ऑफ इनिशियल, इनिशियल कितना बोलोगे, इनिशियल मास कितना हैंगिंग है, m/4, तो mgh, h कितना होगा, L/4 ना, इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा। हाँ सॉरी, L/8 ना, ये इसके मिड पॉइंट पर L/8 पर ना, mgh। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट, फिफ्थ देखो, फिफ्थ में बोला गया है अ ब्लॉक ऑफ मास 250 gram is kept on a vertical spring of spring constant this fixed from below। तो फिफ्थ में बोला गया है कोई स्प्रिंग है, सरायु किसको बता रही है, कोई स्प्रिंग है उसकी कुछ नेचुरल लेंथ रही होगी L ना, फिर हमने इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया ना, मान लो यहाँ पे कुछ ऐसे कनेक्शन है, इस पे हमने एक ब्लॉक रखा, तो ब्लॉक रखने की वजह से रख के उसको कंप्रेस कर दिया। कितना कंप्रेस कर दिया आपने, 10 सेंटीमीटर इसको आपने कंप्रेस कर दिया। अब अगर आप इसको कंप्रेशन के बाद छोड़ दोगे, कंप्रेशन के बाद ये छोड़ोगे तो क्या होगा, ये स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगा ना, ये ऊपर उठेगा। तो हमें बताना है कि जब हम छोड़ देंगे तो ये कितना मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है।
तो हम लोग मान लेते हैं कि कुछ जब कंप्रेशन के बाद जब ये वापस स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आएगी, उसके बाद ब्लॉक क्या होगा, स्प्रिंग को छोड़ के ऊपर चला जाएगा ना। अगर वो स्पीड से आ रहा है तो ब्लॉक क्या होगा, मान लो कहीं यहां तक आया तो स्प्रिंग उसके साथ ऊपर नहीं जाएगी ना, क्योंकि स्प्रिंग इसमें अटैच नहीं है, ब्लॉक इसमें अटैच नहीं है ना, ब्लॉक इस पे रखा हुआ था और दबा के छोड़ दिया गया है। क्वेश्चन समझ आ रहा है सबको? क्वेश्चन समझ आया सभी को? तो आपको बोला गया ये जो इनिशियल पोजीशन है, इस पोजीशन से अब वो कितना ऊपर जाएगा ये बताना है। जब ये मैक्सिमम हाइट पे आ चुका है तो इसकी स्पीड कितनी हो चुकी है, 0 ना। और शुरू में जब चला था तो स्पीड कितनी थी इसकी, कंप्रेस करके जब हमने छोड़ा तो शुरुआत कितने स्पीड से हुई है, 0 स्पीड से। यहाँ पे ग्रेविटी के फोर्स और स्प्रिंग फोर्स के अलावा कोई और फोर्स है, ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स के अलावा नहीं है। अगर ग्रेविटी और स्प्रिंग का फोर्स है तो मतलब केवल कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है ना। तो हम यहाँ पे लॉस और गेन से कर सकते हैं। अभी देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर हम इस जगह पे रेफरेंस लेवल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल वाली 0 ले लें तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल 0 और स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर है। काइनेटिक यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं ना, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक 0 है। अभी शुरू में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल 0 है। और फिर ये जब मैक्सिमम हाइट पे आ जाएगा तो अब कौन सी एनर्जी आ जाएगी, यहाँ पे स्प्रिंग वाली कितनी हो जाएगी एनर्जी। अब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ गई तो उसमें कितनी एनर्जी अब रह गई, बोलो बच्चों, 0। और अब इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, अब ब्लॉक में अब कौन सी एनर्जी आ गई है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब सिद्धेश चवन, ये V0 लिख रखा है, हाईएस्ट पॉइंट की बात चल रही है, हाईएस्ट पॉइंट की। यहां से यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक 0 है ना, तो लास्ट में अब इसमें कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है और कौन सी पोटेंशियल एनर्जी का गेन हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ना। शुरू में इसमें कितनी एनर्जी स्टोर थी, हाफ के एक्स स्क्वायर ना, कितना ये कंप्रेस था, एक्स की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे हाफ के हमें दिया हुआ है ना और एक्स भी दिया हुआ है, सब एसआई यूनिट में डालेंगे। जितनी भी स्टोर है सब खत्म हो गई ना स्प्रिंग की, तो सब लॉस हो गया। और गेन कितने का हुआ, mgh, रेफरेंस लेवल से यहाँ से h हाइट ऊपर गया है तो mgh इतने का गेन हुआ। अब यहाँ सबको एसआई यूनिट के साथ डाल दो तो हाइट आ जाएगी। कैलकुलेशन की उम्मीद न की जाए मेरे से, कॉन्सेप्ट समझ गए हो सब लोग? सबको एसआई यूनिट में डालना ना, एक्स सेंटीमीटर में दिया है तो उसको मीटर में डालो, एम ग्राम में दिया है तो केजी में डालो, तो एच मीटर में आ जाएगा ना। फिर लास्ट में आप चाहे तो उसको सीजीएस में बता सकते हो, सेंटीमीटर में। फिर नेक्स्ट अब सिक्स्थ वाला करना है ना। सिक्स्थ वाले में देखो क्या है, अ सिस्टम shown in figure is released from rest from unelongated state of spring ना। शुरू में स्प्रिंग अनइलोंगेटेड थी, मतलब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी। पुली एंड स्प्रिंग इज मासलेस and friction is absent everywhere, very good. The speed of the block is 5 kg when 2 kg block leaves the contact with the ground।
तो हमें 5 kg वाले की स्पीड बतानी है जब 2 kg वाला कांटेक्ट छोड़ रहा होगा। ये हुआ किसी से ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम आया किसी को? सरायु के अलावा और कोई? नैनेस भी बोल रहा है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या करना है? श्रेयस, अभी तूने गूगल पे कमेंट लिखा है क्या ग्रेविटी के बारे में? श्रेयस नाम के एक्चुअली एक और बच्चा है, श्रेयस कुलकर्णी, तो इसलिए मैं कंफ्यूज था किसने लिखा है। थैंक यू भाई, अच्छा कमेंट लिखा है तूने। तो बता श्रेयस, क्या करना है इसमें? हेलो हेलो, हाँ श्रेयस बता। सर, इसमें जो स्प्रिंग की ये है पोटेंशियल एनर्जी, वो ही ब्लॉक के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इसमें तो ब्लॉक देखे केवल उठ रहा है ना, ऊपर गया नहीं है, जस्ट ग्राउंड को छोड़ेगा उस टाइम का क्वेश्चन है ये। ऊपर तो जाएगा ही नहीं, सर बट दोनों मतलब कितना ऊपर भी जाएगा, ऊपर जाएगा बाद में। हमें बस इतना बोला गया है कि जैसे ये ग्राउंड छोड़ेगा उस टाइम पर इसकी स्पीड क्या है वो निकालना है। ठीक है, फिर तू जाने दे। सर आयु, तू बता तूने क्या किया? हाँ सर, हाँ 2 kg ब्लॉक पे वो जस्ट उठा है तो हाँ नॉर्मल कुछ नहीं है उस पे, हाँ, तो उसका वेट और टेंशन इक्वल है, वेरी तो गुड। टेंशन 20 आ जाएगा। ठीक है, और टेंशन इज इक्वल टू टेंशन इन स्प्रिंग, वेरी गुड। तो मतलब kx। तो हाँ उससे और k पता है तो इलोंगेशन मिल जाएगा। और हाँ, फिर इलोंगेशन से हम 5 kg के लिए ये हो जाएगा, वर्क, हाँ ठीक है, 2 वेरी गुड। kg पे कुछ नहीं होगा, हाँ उसका ठीक है, चेंज ठीक। ही नहीं होता। हाँ वेरी गुड। प्रथमेश कहाँ है तू? है कि नहीं, आया है कि नहीं प्रथमेश? प्रथमेश, अबे वालिम्बे कहाँ गए? है तो, किया नहीं तूने क्या? किया है कि नहीं होमवर्क तूने? अरे भाई, भूल कैसे जाता है? लोड बहुत है ना तेरे पर। घर के भी सब काम कर रहा होगा, बर्तन वर्तन साफ करने का। तो देखो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है। तो को ये बोला गया कि जस्ट ये उठ जाए ग्राउंड को, से जस्ट कब उठेगा? जब इस पे नीचे को वेट 2 kg है, उतना ही अगर ऊपर को टेंशन हो जाए तो ये जस्ट ग्राउंड से उठ जाएगा ना। समझ आ रहा है सभी को मैं क्या बोल रहा हूं? तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाना चाहिए? 2 × g ना, मतलब 20 न्यूटन। जब 20 न्यूटन का टेंशन होगा तब जाकर के ये जस्ट ग्राउंड को छोड़ेगा। और इसमें 20 न्यूटन क्या टेंशन कब आ पाएगा? शुरू में ये रखा हुआ है हमने, जैसे इसको छोड़ा ये गिरना शुरू करेगा ना। ये जब नीचे आएगा ब्लॉक 5 kg वाला, तो स्प्रिंग में क्या आ रहा है? इलोंगेशन आ रहा है ना। स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगा तो स्प्रिंग में टेंशन आ रहा है, और ये टेंशन लगातार क्या होता जा रहा है? जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है टेंशन बढ़ता जा रहा है ना। और ये सब आपस में कनेक्टेड है, मासलेस है और आपस में कनेक्टेड है। तो इनमें हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा ना, जो यहाँ टेंशन होगा वही यहाँ पे भी होगा। कुछ चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
अगर मैंने इसको छोड़ा, ये गिरता जा रहा है तो यहाँ का टेंशन बढ़ता जा रहा है, यहाँ का टेंशन बढ़ रहा है तो यहाँ का टेंशन बढ़ रहा है। जैसे ही अचानक से टेंशन बढ़ते बढ़ते 2 kg के बराबर आएगा, 2g के बराबर, तुरंत ये उठेगा ना। तो हमें उसी इंस्टेंट का स्पीड चाहिए था। तो अब हम यहाँ पे, हमें टेंशन पता है, मतलब हमें kx पता है, तो हम x निकाल लेंगे, कितना नीचे गिरने के बाद ये ऊपर उठेगा ना। तो कितना आ जाएगा इससे, 20 = k हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 400 इंटू एक्स। तो इससे x की वैल्यू आ गई 2/20/400, मतलब 1/20 ना। तो 0.05 मीटर है, ये x आ गया। अब इस x पर हमको इसकी स्पीड बतानी है। ये देखो अभी जस्ट उठ रहा है, तो इसकी स्पीड कोई आई है 2 kg में, अभी ये जस्ट उठा है ना, अभी इसमें कोई स्पीड नहीं आई है ना, स्पीड केवल इसमें आई है, ये गिरता जा रहा था। तो हम लोग केवल इसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, क्योंकि ये तो रेस्ट पे ही पड़ा हुआ है, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक ना, जस्ट चलना शुरू हुआ। इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का लग रहा है कि स्प्रिंग का लग रहा है, तो एनर्जी हम कंजर्व करा देंगे ना। अब यहाँ पे एनर्जी जब कंजर्व कराएंगे तो ये क्या हो रहा है, ये नीचे गिर रहा है। अगर ये नीचे गिर रहा है तो इसकी कौन सी एनर्जी का लॉस हो रहा है, 5 kg वाला अगर नीचे गिर रहा है तो इसमें कौन सी एनर्जी का लॉस हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जब लॉस हो रहा है तो कहां कहां पे जा रहा है, एक तो इसकी स्पीड बढ़ी है, पहले ये रेस्ट से गिरा था और स्पीड आ गई है, तो काइनेटिक में गया, प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड आदित्य ना, साथ में स्प्रिंग भी तो इलांगेट हो गया, तो स्प्रिंग में भी तो स्टोर हो गई एनर्जी। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब इनकी वैल्यू डाल दो, ये इधर लिख देता हूं। अब इसके आगे इधर लिख देता हूं ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, सिद्धेश का तो ये डायलॉग, सिद्धेश तूने कहीं एक जगह कॉपी करके लिखा होगा ना, ये जैसे जरूरत पड़ती होगी कॉपी पेस्ट, पूरा टाइप भी नहीं करना पड़ता होगा। 4-5 बार तो तुझे करना ही रहता है, प्लीज रिपीट। सच बता दे सिद्धेश, क्या हुआ उसमें। देख सिद्धेश, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नीचे गिर रहा है, ये जब नीचे गिरेगा तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा ना। ग्रेविटेशनल, नीचे गिरने से क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है। और वो गेन कहाँ कहाँ पे जाएगा, स्पीड आ रही है, अगर इसमें स्पीड आ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी ना, और स्प्रिंग भी इलोंगेट हो गया, शुरू में नेचुरल लेंथ में था, स्प्रिंग इलोंगेट हुआ तो स्प्रिंग में भी तो एनर्जी स्टोर हो गई, तो दो जगह गेन हुआ है ना। तो अब हम लोग लिख देंगे लॉस इन पोटेंशियल, लॉस इन पोटेंशियल लिखेंगे एम जी एच, एच कितना है एक्स, एक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी है ना, यहाँ रख देंगे, ये बराबर कर देंगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर ना। अब इसमें देखो हमें एक्स पता है, के पता है ना, बाकी सब पता है, वी निकालना है, तो आ जाएगा वी अब इससे ना। अब ये नोट कर लो एक बार, खुद से अच्छे से सोचना, फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो पूछ लेना। नेक्स्ट बताओ, और कोई डाउट है इसमें। सिद्धेश कैलकुलेशन थोड़ा बेसिक एडवांस की जगह नॉर्मल कर, सही से कैलकुलेशन कर, जो मैंने लिखा है आ जाएगा। ये नोट करना है किसी को, नोट हो गया होगा ना, 6th वाला।
चलो अब 6th वाला देखते हैं, सॉरी 8th वाला देखते हैं। सिद्धेश इतनी जल्दी क्यों पूछ रहा है? थोड़ा और 2 घंटे रुक जाता, उसके बाद पूछ लेता। अबे यार, जब मैं समझा रहा था, जब यहाँ समझाया तब क्या कर रहा था तू? एक तो जोक भी नहीं समझता, उस पे भी सीरियस रिप्लाई दे देता है। कब सीखेगा यार तू? इनिशियल एनर्जी में इसके मिड पॉइंट पे ले, फाइनल में इसके मिड पॉइंट पे लिख दे, फाइनल मास पता है, इनिशियल मास पता है, लिख दे एनर्जी। जब समझाया जाता है तभी पूछ लिया करना डाउट। अब 2 क्वेश्चन हो गए तब पूछ रहा है उस क्वेश्चन में क्या हुआ था, फिर ये वाला अभी थोड़ी देर बाद पूछेगा। 8th वाला देखो, अब 8th वाले में बोला गया बीड ऑफ मास 6m slides from rest at a along the frictionless rod bent in a elliptical shape। इलिप्टिकल है, ध्यान रखना है ना, ये सेमी सर्कल नहीं है, ये वो क्वार्टर ऑफ सर्कल नहीं है। इलिप्टिकल शेप इन वर्टिकल प्लेन, spring constant has a unstretched length 450 millimeter, find the speed of mass m at b। तो हमें इसकी b पे स्पीड बतानी है। देखो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ये हमने कुछ ऐसा इलिप्टिकल शेप ले लिया है ना, तो उसमें ये वाली लेंथ कम होगी और ये वाली ज्यादा दी हुई है। ये दी है 90 सेंटीमीटर और ये दी है 60 सेंटीमीटर। ए से बी तक स्लिप करके जा रहा है कोई, इसमें बीट लगा है यहाँ पर, और बीट के साथ में स्प्रिंग लगी हुई है। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ द मास m एट b। तो जब वो यहाँ पहुंचेगा ना, ये स्लिप होते हुए जब यहाँ पहुंचेगा, तब उसकी हमें स्पीड बतानी है b पर। a पे उसकी स्पीड 0 है, a पे छोड़ा गया a से। और हमें k की वैल्यू दी हुई है, और स्प्रिंग की अनस्ट्रेच्ड लेंथ मतलब नेचुरल लेंथ दी हुई है 450 मिलीमीटर। 450 मिलीमीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 450 मिलीमीटर मतलब कितने सेंटीमीटर? 45। 45 सेंटीमीटर का यहाँ पर स्प्रिंग का लेंथ है। तो शुरू में यहाँ स्प्रिंग क्या हो रखी है? अभी देखो ये 60 सेंटीमीटर है, मतलब शुरू में ये स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है। तो यहाँ से अब जब मैं छोड़ रहा हूं तो यहाँ आते आते क्या हो रहा है, उसकी जो स्ट्रेच है वो क्या होती जा रही है? लास्ट में आके देख लो कितना स्ट्रेच हो जा रहा है, इंक्रीज होती जा रही है ना। शुरू में वो उसका स्ट्रेच कितना था? 15 सेंटीमीटर का स्ट्रेच था शुरू में। शुरू में 15 सेंटीमीटर का स्ट्रेच था, और बाद में कितने का हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर का। बाद का स्ट्रेच 45 का है। अब देखो जब मैंने इसको यहां से छोड़ा तो ये नीचे गिर रहा है ना, ये सब वर्टिकल प्लेन में हो रहा है। तो यहाँ कौन सी एनर्जी का लॉस हो रहा है? फ्रिक्शन नहीं है ना, बोल दिया गया स्मूथ है ना। कौन सी एनर्जी का लॉस हो रहा है? लॉस पूछ रहा हूं। हाँ श्रेयस, वेरी गुड। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हाइट कम हो रही है तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है। और वो लॉस किधर जा रहा है? लॉस किधर जा रहा है वो वाला? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस स्पीड भी आ रही है ना यहाँ आते आते। स्पीड पूछी गई है तो स्पीड आई होगी, ऊपर से नीचे गिरते हुए आया है तो स्पीड ना। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी
प्लस गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सही है। अब इन सब की वैल्यू डाल देते हैं। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये अगर मान लो हम रेफरेंस लेवल ले लेते हैं, तो पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh, h में ये कितना लेंगे 60, अब बाद में 0 हो गई, तो कितने का लॉस हुआ, mgh, h मतलब 60 को मीटर में लिख देंगे ना। गेन इन काइनेटिक हाफ m v स्क्वायर प्लस गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल। स्प्रिंग पोटेंशियल में कितने का गेन हुआ है, पहले स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर थी, हाफ के x1 स्क्वायर, अब बाद में कितनी एनर्जी स्टोर है, हाफ के x2 स्क्वायर। तो कितने का गेन हुआ है, गेन में हमेशा फाइनल वाला ज्यादा होगा ना, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ना। अब ये वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे ना, डेल्टा यू की वैल्यू, सबको एसआई यूनिट में डालो ना। अब इनको सॉल्व करो तो इससे v की वैल्यू आ जाएगी, मास वगैरह दिया हुआ है ना। उसमें क्वेश्चन में एक टाइपो मिस्टेक है, 6m लिखा है, 6m मतलब वो m है ना, 6m को m लिख दो ना, 2 kg का मास है, वो टाइपो मिस्टेक है, वहां पर m के आगे 6 गलती से प्रिंट हुआ है। क्योंकि देखो आपको 6m इक्वल टू 2 kg लिखा है, उसका कोई सेंस ही नहीं है ना, और डायग्राम में भी m लिखा हुआ है। फाइनल मास तो 2 kg इक्वल टू करके लिख दिया है, तो क्या मतलब है 6 लिखने का। ठीक है, समझ आ रहा है ना सभी को कैसे हम लोग लॉस और गेन यूज कर रहे हैं। नहीं, लॉस और गेन की जगह आप एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज कर सकते हो, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी भी लिख सकते थे। नेक्स्ट बताओ, मैं इसमें इनिशियल और फाइनल भी एक बार लिख देता हूं ना। अगर मैं इनिशियल और फाइनल लिखता तो मैं क्या क्या करता यहाँ पर, इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक कितनी है, 0, रेस्ट से शुरू हुआ ना। इनिशियल पोटेंशियल कितनी है, एक तो स्प्रिंग पोटेंशियल है हाफ के x1 स्क्वायर, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है mgh ने, इसको h लिया है। फाइनल काइनेटिक निकालनी है, फाइनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल वाला 0 हो गया, और स्प्रिंग वाला हाफ के x2 स्क्वायर है। तो ये सेम इक्वेशन है जो ऊपर लिखी हुई है ना, इसको आप इधर ले आओगे तो यही डेल्टा यू बन जाएगा, तो वही सेम चीज लिखी हुई है। और बताओ, नेक्स्ट डाउट है कोई। x1 क्या है सिद्धेश, ये बता मुझे। x1 क्या है बताओ। सिद्धेश कहाँ गया, जल्दी बोल। अरे यार जल्दी बोल ना भाई, टाइम क्यों पास कर रहे हैं। x1 इनिशियल स्ट्रेच है, इनिशियल ये लेंथ कितनी स्प्रिंग की दिख रही है 60, और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है कितनी 45, 45 की लेंथ अगर 60 हो गई है तो कितना स्ट्रेच हो रखा है ये, 45 और 60 का डिफरेंस ले, उतना स्ट्रेच हो रखा है ना।
सिद्धेश यार, अगर डाउट पूछेगा और रिप्लाई नहीं करेगा तो डाउट नहीं बताऊंगा मैं। 18 भी बताना है क्या? 18 देख लो। Find the work done in taking a chain to mass m from ground and placing it to hemisphere as shown in figure। 18 भी देख लो भाई। तो इसमें क्या बोला गया 18 में कि हमने एक चेन ली है, वो पहले ग्राउंड पे पड़ी हुई थी। नहीं, एक चेन ऐसे ग्राउंड पे पड़ी हुई थी, फिर आपने क्या किया, उसको उठा करके एक हेमीस्फीयर के ऊपर रख दिया। एक हेमीस्फीयर के ऊपर रख दिया ऐसे सिमेट्रिकली। तो यहां से यहां रखने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये देखो ये स्ट्रेट रॉड नहीं है, ध्यान रखना ना। अगर ये स्ट्रेट होता, अगर स्ट्रेट होता तो मिड पॉइंट पे इसका सारा मास मान लेते, बट ये आर्क है ना, आर्क के लिए आप मिड पॉइंट पे नहीं ले सकते ना, आर्क का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ इधर आता है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो वो हम हालांकि सेंटर ऑफ मास चैप्टर में हम फॉर्मूला बताएंगे कि एक आर्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, तो आप डायरेक्ट कर लोगे। अभी नहीं फॉर्मूला पता है तो मैं अभी डिराइव करा दूंगा। हम लोग मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आएगा ना, और अभी मैं यूज कर लेता हूँ इसमें जो रिजल्ट लिया हुआ है, ये अभी मैं यूज कर लेता हूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास जो आया है वो 4r/√2π पर आया है ना। मैं अभी ये डिराइव करके समझा दूंगा ना, बट अभी के लिए मान लो कि यहाँ पर है। तो अब ये यहाँ से यहाँ गया है ना, तो आप क्या बोलोगे, W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। यहाँ कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, तो WNC तो है नहीं, केवल एक्सटर्नल एजेंट ने उठा करके ऊपर रखा है और कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं दी है ना, बस उसको स्लोली उठा करके ऊपर रख दिया है। तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, m अगर मास है तो mgh, h कितना हो गया 4r/√2π, और इनिशियल कितना था, ग्राउंड पे था तो 0 ना, ग्राउंड पे हमने रेफरेंस माना है। तो यही हमारा वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेनली हमें ये निकालना है कि एक आर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा है? तो ये हालांकि हमें अगले चैप्टर में निकालना है, तो अभी मैं निकाल देता हूँ, फॉर्मूला बना के बता देता हूँ, फिर अब आगे नहीं निकालूंगा, ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास में फिर डायरेक्ट बता दूंगा। ठीक है बच्चों, अभी बता रहा हूँ तो उस टाइम टाइम बचा लूंगा ना, कहीं तो टाइम बचाना पड़ेगा। तो हम लोग अब देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ आर्क। एक आर्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, तो अगर हमने ऐसा एक आर्क लिया है और इधर को वाई एक्सिस ले लिया, ये हमारा ओरिजिन, इसका सेंटर है, इधर को एक्स एक्सिस मान लो है, इधर को वाई एक्सिस है ना, और ये सेंटर में कुछ थीटा एंगल बना रहा है ना। हम जनरल सॉल्व कर रहे हैं ना, आर्क कुछ भी एंगल बना सकता है। इस सिचुएशन में आर्क देखो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। इस सिचुएशन में आर्क का एंगल कितना दिया था इस गिवन प्रॉब्लम में, ये एंगल जो है 90 डिग्री दिया है। हम जनरल बना रहे हैं ना कोई भी थीटा एंगल के लिए। तो अब हम यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मान लो यहां से फाई एंगल पर, यहां से फाई एंगल पर हमने एक डी फाई एंगल सबटेंड करने वाला डीएम मास ले लिया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोल सकता हूं, अगर यहाँ पे ये रेफरेंस लिया है मैंने, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोलूंगा, ये वाली हाइट ना,
ये वाली हाइट मतलब ये वाली हाइट। ये अगर r है, ये फाई है, तो ये हाइट कितनी आएगी, r cos फाई। ये कुछ चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे फाई एंगल पे मैंने डी फाई एंगल सबटेंड करने वाला, डी फाई को दिखाया नहीं है ना, बहुत छोटा सा होगा ना, डी फाई एंगल सबटेंड करने वाला मैंने एक डीएम मास ले लिया है ना, पूरे चेन का मास, पूरे इसका मास m है। तो अब इस डीएम मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोलूंगा, यहां से हाइट देखूंगा ना, ये हाइट कितनी आएगी, ये r है, ये परपेंडिकुलर डाला ना, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये हाइट कितनी आएगी, r cos फाई। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं m g h, h कितना लिखूंगा, r cos फाई। डीएम की वैल्यू कितनी बोलूंगा, पूरे थीटा एंगल के वजह से एम मास आ रहा है, तो डी फाई एंगल की वजह से कितना मास आ रहा होगा, एम बाई थीटा इंटू डी फाई ना, पूरा थीटा एंगल में एम मास है, तो डी फाई एंगल में कितना मास होगा, सिंस देन लगा दिया, सिद्धेश सही है। हम देखो पूरा इतने का मास नहीं देख रहे हैं ना श्रेयस, हम केवल डी फाई एंगल का मास देख रहे हैं ना, जितने का मास चाहिए उतने ही लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, जितने एंगल का मास चाहिए। अच्छा यहाँ पे बोल लो फाइव प्लस डी फाइव, फाइव में डी फाइव ऐड करोगे तो जब कोई भी क्वांटिटी बहुत छोटी है तो ऐड करने के टाइम में उसको आप फाइव ले सकते हो ना, नेग्लेक्ट कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन में छोटी क्वांटिटी नेग्लेक्ट नहीं होती, एडिशन में नेग्लेक्ट हो जाती है। तो ये हमारा आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं एम जी आर बाहर आएगा, थीटा बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, कॉस फाइव इंटू डी फाइव। अब फाइव की लिमिट डाल दो, मैंने इधर को पॉजिटिव एंगल लिया है, तो जो इधर को एंगल होगा वो निगेटिव होगा, तो लिमिट कहां से शुरू करूंगा, इधर से शुरू करके इधर तक जाऊंगा ना। इधर को एंगल कहां पे होगा, माइनस थीटा बाई टू, पहला जो डीएम होगा वो माइनस थीटा बाई टू पे होगा, वहां से वो इधर तक आएगा तो प्लस थीटा बाई टू। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैंने इस वाई एक्सिस के इधर वाले को प्लस में फाइव बोला है तो पीछे वाले को माइनस में एंगल बोलूंगा ना, तो सबसे पहला डीएम यहाँ पर है, मतलब माइनस थीटा बाई टू पर, ये पूरा एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल माइनस थीटा बाई टू है ना, और इधर वाला प्लस थीटा बाई टू है, तो लिमिट डालूंगा माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है ना। अब इसके बाद यहाँ पे लिखना है, खो मत जाना कि कहाँ पे क्या लिखना था। अब इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन थीटा आ जाएगा, लिमिट डाल देंगे माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, एम जी आर बाय थीटा साइन थीटा बाई टू माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा बाई टू, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा ना, ये माइनस बाहर निकल के, तो ये आ जाएगा टू एम जी आर अपॉन में थीटा इंटू साइन थीटा बाई टू। ये समझ आया, एक आर्क के वजह से लिमिट देखो ऐसे समझो भावेश, अगर जैसे कहीं पे भी तुम x इक्वल टू जीरो के आगे कोई चीज मानते थे कि कोई x इक्वल टू समथिंग पर कोई चीज है, और अगर आपको इधर से इधर तक लेना पड़ता था लिमिट, तो इधर अगर इस वाले को प्लस बोला तो इधर वाले लिमिट को क्या लिखोगे, माइनस, माइनस से प्लस तक। भावेश समझो, अगर आपने कहीं x इक्वल टू जीरो माना और इधर वाले को प्लस लिखा तो अपोजिट वाले को माइनस लिखते हैं, वही सेम चीज है ना, यहाँ हमने इस y एक्सिस से इधर वाले एंगल को प्लस में बोला है, फाइव, ये प्लस में फाइव है, तो इसके अपोजिट वाले को माइनस में फाइव बोलूंगा है, तो माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू तक लिमिट डालिए। नहीं देखो भावेश, हम जो रेफरेंस लाइन लेते हैं उससे एंगल देखते हैं ना,
हम जो रेफरेंस लाइन लेते हैं उससे एंगल देखते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी आएगा उतना ही इसका आएगा, तो आप 0 से θ/2 तक करो ना। ये लाइन है ना, इससे एंगल देखना है। इससे अगर आपने यहां से शुरू किया और यहां तक गए तो 0 से θ/2 तक ना, क्योंकि यहाँ पे रहोगे तो एंगल 0 बनेगा ना। और फिर उसको डबल कर दो, क्योंकि जितनी एनर्जी इधर की होगी उतनी इधर की भी होगी। या फिर यहां से शुरू करोगे तो इस लाइन के साथ कितना एंगल बन रहा है, -θ/2, -θ/2 से +θ/2 तक ना। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हुआ। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि हमें सारा का सारा मास कितनी हाइट पे लेना है, mgh। h कितना है, 2r/θ इंटू साइन θ/2। मतलब एक आर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आया, 2r/θ इंटू साइन θ/2। अब ये चीज यहाँ पे अप्लाई करो, इसके लिए आ रहा है ये चीज, देखो इसके लिए जब अप्लाई करोगे सेंटर ऑफ मास का, तो 2r में थीटा कितना है, π/2। ये कितना एंगल है यहाँ पे, थीटा π/2 ना, इंटू साइन θ/2। साइन θ/2 तो 45 बचेगा ना, तो ये आ जाएगा 4r/π इंटू 1/√2 ना। ये वही लिखा हुआ है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक आर्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, उसकी जो सिमेट्रिकल लाइन पास हो रही है ना, उसको जो बीच से कट करने वाली लाइन जा रही है, उस लाइन पे सेंटर से 2r/θ इंटू साइन θ/2 पे आएगा। अबे यार सिद्धेश, कब सुधरेगा तू? जब मैं डी लिखूं उसी टाइम पूछना, अगर डाउट है बाद में मत पूछा कर। डी इक्वल टू क्या होगा, एक डीएम मास की पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया mgh, मास लिखा डीएम, हाइट ली ग्राउंड से, ये अगर आर है ये फाई है, तो ये हाइट होगी ये वाली, वो आर कॉस फाई हुआ ना। तो mgh लगा दिया। और m कैसे निकाला, तो अभी मैंने बताया था, थीटा एंगल में m मास है तो डी फाई एंगल में कितना होगा। नोट कर लो इसको। ना अभी देखो मैंने समझाया तो लगभग समझ आ गया होगा। एक बार खुद से आप लोग ट्राई करना ना, और जब ना आए तो आप सॉल्यूशन देखना। 1 मिनट, यहाँ पे अब अलग से फॉर्मूला लिख लो। अगर हमारा थीटा एंगल पर ऐसे कोई आर्क है, तो उसका सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से कितने हाइट पे आएगा, h इक्वल टू 2r/θ इंटू साइन θ/2। इलस्ट्रेशन 19 देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 19 में देखो क्या बोला गया है। एक ऐसे फिक्स रॉड है, अबे यार सिद्धेश क्या करता है।
देखो इसमें ये बोला गया कि एक रॉड लिया हमने और उसको फिक्स कर दिया गया हॉरिजॉन्टल में, और इससे हमने कि स्प्रिंग और एक इसमें एक बीड लगा दी है ना जो इसमें स्लाइड कर सकता है, और उससे एक स्प्रिंग लगाई। ये स्प्रिंग जो है ग्राउंड पे कनेक्टेड है और ये अभी थीटा एंगल पर है, और रॉड की ग्राउंड से डिस्टेंस कुछ एल है, और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ भी एल है। नेचुरल लेंथ एल है। तो स्प्रिंग को जब हम यहां से छोड़ेंगे तो स्प्रिंग क्या है, इलोंगेटेड है या नेचुरल लेंथ में अभी स्प्रिंग? अगर ये लेंथ एल है और स्प्रिंग ऐसे है तो स्प्रिंग क्या हो रखी है अभी, इलोंगेटेड है ना, स्ट्रेच्ड है अभी। तो यहाँ पे क्या होगा, और ये जो रॉड है ये अपनी जगह फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड और स्मूथ रॉड है, फिक्स्ड है और स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इस पे ये बीड पे इधर को के एक्स फोर्स लगाएगा, तो के एक्स फोर्स की वजह से बीड नीचे तो नहीं आ सकता लेकिन इधर तो जा सकता है ना। ना तो अब ये इधर आएगा ना, ये स्लिप करता हुआ इधर आएगा, तो स्लिप करता हुआ जब वो इधर पहुंचेगा तो जब ये इस सिचुएशन में आएगा तब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगा ना। तो इस इंस्टेंट की आपको स्पीड दी हुई है, इस इंस्टेंट पे बीड में कितनी स्पीड आ गई है, इस इंस्टेंट पे बीड की स्पीड दी हुई है 2L/3 रूट K/m। ये स्पीड दी गई है, तो हमें बताना है कि इनिशियल ये थीटा कितना था, क्वेश्चन ये है ना। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या हुआ है, जब मैंने इसको यहां से छोड़ा तो इस टाइम पे इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर थी, पोटेंशियल एनर्जी ना, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और यहां से यहां आते आते क्या हुआ है, स्प्रिंग अपने किस लेंथ में आ गई है, नेचुरल लेंथ में आ गई है, तो उसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो रहा है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का लॉस ही किस में जा रहा है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी जा रहा है ना, नीचे तो आ नहीं रहा है, ग्रेविटेशनल में नहीं गया ना, सब किधर गया, स्पीड देने में गया है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। कितने का लॉस हो रहा है वो हम निकालते हैं ना, गेन कितने का हुआ, हाफ एम, इसको हम लिख देंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर शुरू में मान लो इसमें एक्स का इलोंगेशन है ना, तो हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी स्टोर है, और बाद में कितनी हो गई, जीरो एनर्जी स्टोर। तो हाफ के एक्स बराबर हाफ एम वी स्क्वायर ना, जब यहाँ पे स्पीड शुरू में जीरो थी ना, तो जितनी भी स्पीड आई है सब गेन हुई है। एक्स को कितना बोलोगे, अगर ये लेंथ एल है तो ये लेंथ कितनी हो रखी है, एल बाई कॉस थीटा हो रखी है ना, एल बाई कॉस थीटा। और ये लेंथ स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ एल है और शुरू में वो एल कॉस थीटा लेंथ की है, तो उसमें शुरू में कितने का इलोंगेशन हो रखा है, शुरू में उसका इलोंगेशन कितने का है, एक्स की वैल्यू एल बाय कॉस थीटा माइनस एल ना, ये उसका इलोंगेशन है। हम एक्स निकाल करके यहाँ पे रख देंगे और एल पता रहेगा तो उससे हम निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू ना। तो अब देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखते हैं वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम, यहाँ पे v की वैल्यू ये ऊपर से डालो यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा 4L²/9 कर लोगे अभी। यार आज मेरे यहाँ लाइट नहीं है, 3 बजे तक लाइट आएगी और सब डिस्चार्ज हो गया है, मोबाइल मेरा बंद होने वाला है, अब टैब में थोड़ी बैटरी बची है।
तो आप देखो यहाँ पे जब रखोगे तो x आ जाएगा, फिर x की वैल्यू यहाँ डालोगे तो उससे थीटा आ जाएगा। नहीं नहीं, अभी तो पढ़ाऊंगा जब तक चलेगा अपना ये बैटरी इसमें। मेरे हिसाब से अभी आधा घंटा तो और चल जाएगा। ठीक है, सबको समझ आया ना? 19th वाला क्या था? सलोनी, ये देखो इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है, ये वाला अभी हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। उसमें ये सब सिखाया जाता है ना, ये थोड़ा इन्होंने जल्दी पूछ दिया, तो ये आप लगे तो टिक लगा के रखो। अभी हम लोग वर्टिकल सर्कल पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा ना। ये हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चन अभी करने हैं। आप टिक लगा लो, उस टाइम पढ़ना, तब एक बार देख लेना ना। ठीक है, अब आगे करें थोड़ा, तो आज आगे पढ़ लें। एक्सरसाइज भी दिया था ना? अरे यार, आज तो डाउट ही होगा लग रहा है केवल। बताओ, एक्सरसाइज में डाउट बताओ। ट्वेंटी थ्री। 15 कहाँ दिया था यार ध्रुविल? कुछ भी करता है। 22 करते हैं पहले। ध्रुविल, ये सिद्धेश एक काम कर, पेज नंबर जा 9.57 पे, उसमें क्वेश्चन नंबर 75 है, वो भी अभी पूछ ले कैसे करेंगे। अबे जो पढ़ाऊंगा तभी ना बताऊंगा कैसे करेंगे, अभी से सब आगे का थोड़ी बताने लग जाऊंगा। अच्छा, ये वाले ग्राफ के बारे में बोल रहे थे, ठीक है, देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 देखो। 21 भी बताना है। 21 में तो देखो बस आपको ये बोला गया है कि कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, और इस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं जो कि t टाइम तक के लिए लगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आप क्या करोगे? अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, वर्क आ जाएगा ना। अगर हम टी टाइम में देखें तो टी टाइम में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? एक्सेलरेशन कितना है? फोर्स अपॉन मास। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एस इक्वल टू यू जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो वर्क कितना हो रहा है फोर्स का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क बराबर क्या कर दोगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ वैल्यू डाल दो, एफ इंटू एस मतलब हाफ एफ बाई एम इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू फाइनल के माइनस इनिशियल के। तो फाइनल के की वैल्यू इससे आ जाएगी। समझ आ रहा है सलोनी क्या बोल रहा हूँ? 22 देखते हैं अब। ग्राफ बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिस्टिव फोर्स F acting on a body and the position of body traveling in straight line shown in figure. Mass of the body is this and initial velocity when the distance covered body is 4 meter, its kinetic energy would be। अरे ये तो अपन ने किया है ना भाई, ग्राफ से वर्क निकालना तो आता है ना हम लोगों को। हमें देखो यहाँ पर
और ये क्वेश्चन में देखो बोल दिया है कि ये रेसिस्टिव फोर्स है ना, रेसिस्टिव फोर्स है तो उसका जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा माइनस में आएगा। क्वेश्चन में अलग से बोल दिया गया कि रेसिस्टिव है ना, तो इसका हम एरिया निकालेंगे। एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना, तो ये हो जाएगा 40। और ये रेसिस्टिव फोर्स का वर्क का एरिया है, तो रेसिस्टिव फोर्स के वर्क को हम माइनस में काउंट करेंगे। एक बार चेक कर लेता हूँ यार, रुको, पहले इनिशियल देखते हैं कितनी है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। हाफ m इंटू वी स्क्वायर, इनिशियल है अपने पास 50 जूल। हाँ, और 40 का निगेटिव में वर्क हुआ है, तो अब लगा दो यहाँ पे W ऑल बराबर डेल्टा के माइनस 40 इक्वल टू फाइनल के माइनस इनिशियल के, तो फाइनल के आ जाएगा 10 जूल। देखो क्वेश्चन में लिख दिया गया था ना कि रेसिस्टिव फोर्स का ये ग्राफ दिया हुआ है, रेसिस्टिव फोर्स का ये केवल मैग्नीट्यूड बताया था ना, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड ऐसे बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो हमने वर्क निकाला और अलग से सोच लिया कि रेसिस्टिव फोर्स है तो उसका वर्क माइनस में होगा। ट्वेंटी थ्री देखते हैं। अब देखो 23 में ऐसा कुछ नहीं बोला रेसिस्टिव फोर्स है, तो इसके वर्क को हम प्लस में ही लेंगे ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ रहता है उसका एरिया प्लस में लेते हैं ना। यहाँ तो क्वेश्चन में बोल दिया था इसलिए माइनस लिया, नहीं तो अदरवाइज हम प्लस में ही लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर वाले वर्क को। तो क्वेश्चन नंबर 23 में एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। ये हमारा 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ये मीटर हो गया, और ये 10 न्यूटन। तो हमें बताना है कि हमें बोला गया है कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है ना, रेस्ट है तो इनिशियल स्पीड 0 है और फाइनल स्पीड बतानी है, तो आप इसके अंडर का एरिया निकालोगे, एरिया आ जाएगा तो वर्क आ जाएगा, और वर्क आ जाएगा तो फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल काइनेटिक 0 है तो फाइनल काइनेटिक आ जाएगा, काइनेटिक आ गया तो स्पीड आ जाएगी। ट्वेंटी फोर देखो अब, a particle is projected horizontally from height h, taking g to be constant everywhere, kinetic energy of the particle with respect to time t correctly shown। देखो हमें यहाँ पर टाइम के साथ में उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। एक पार्टिकल को 24 हुआ किसी से, ट्वेंटी फोर में हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंका हुआ है, तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा वैसे वैसे ये नीचे गिरता जाएगा ना, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, और इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी कम हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी ना। अगर हम सोचें ये देखो हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, अगर हॉरिजॉन्टली फेंका गया है तो
हॉरिजॉन्टली अगर हमने इसको फेंका है तो वर्टिकल स्पीड क्या है इसकी? अगर हॉरिजॉन्टल में फेंका है तो वर्टिकल स्पीड क्या है? 0। तो अगर हम कोई चीज को ड्रॉप करते हैं तो टी टाइम में वो कितना नीचे गिर जाता है? h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इतना नीचे गिर जाएगा ना, टी टाइम में हाफ जी टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये h है मान लो कुछ, तो टी टाइम में कहीं यहाँ आ जाएगा। तो इस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी बोलोगे अगर u स्पीड से आपने फेंका है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस कितना हुआ है, एम जी एच, एच कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर। लॉस और गेन में केवल मैग्नीट्यूड लिखना होता है ना, ये केवल मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, नीचे कितना आया है ना, साइन के साथ लिखते तो माइनस लिखते ना, नीचे आया है मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे को है। और गेन कितने का हो रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है, फाइनल काइनेटिक का ग्राफ बनाना है। ये इनिशियल है ना, वी का नहीं बनाना है ना, एनर्जी का बनाना है। तो हम बोल सकते हैं फाइनल काइनेटिक कितनी आएगी, इनिशियल काइनेटिक प्लस एम जी स्क्वायर बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। तो अब के और टी का ग्राफ बनाना है ना, फाइनल के और टी का। इनिशियल के तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो के और टी का ग्राफ बनाना है। के का पावर कितना है, के का मैक्सिमम पावर कितना हो रखा है ना, 1 है ना, यहाँ का पावर 1 है और यहाँ का पावर 2 है, तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा ना। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। टाइम 0 पे कितना बोलोगे काइनेटिक एनर्जी, कुछ के आए ना इनिशियल, और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ये ऐसे बढ़ता जा रहा है ना। पूरा नहीं बनाना है पैराबोला, बस इतना पार्ट दिखाना है ना, ये वाला नहीं। ग्राफ तो बनाना आता होगा ना, इसलिए मैं अब इस पे ज्यादा नहीं फोकस कर रहा हूँ, इस चीज को समझाने पे। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ। 27। 27 में आंसर क्या मैच नहीं कर रहा है, बाकी लोगों का क्या है? ओके, चेक करते हैं फिर। कावेश सही है, मतलब तूने ही कुछ गड़बड़ किया होगा। रिटार्ड करने वाला फोर्स सेम है। अबे काइनेटिक एनर्जी डबल हुई है ना, स्पीड डबल नहीं है, तूने काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम कर दी। स्पीड अगर डबल करेगा तो काइनेटिक एनर्जी तो 4 टाइम हो गई ना। स्पीड को √2 टाइम करेगा तब काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम आएगी। ठीक है, फिर तो हो जाएगा ना, यही तूने गड़बड़ किया था। नेक्स्ट फिर कौन सा है? कोई नहीं श्रेयस यार, होमवर्क कराना भी जरूरी है ना, डाउट्स क्लियर करना भी जरूरी है, कर लेने दे।
अरे श्रेयस, हाँ यार, तुम लोग इतने डाउट पूछ रहे हो, तुम लोग एक बार सॉल्यूशन भी रेफर कर लेते हो ना, सब डाउट पूछ डाल रहे हो। तो नेक्स्ट अब कौन सा है? 28। एक मिनट चेक करने दो। अपर हाफ ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज 45 डिग्री रफ while the lower half is smooth. A block start from rest at the top of the plane with the 10 meter value of the coefficient of friction. देखो मैं इसमें बस कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ 28 में, बाकी सॉल्व कर लो। ऐसा है कि इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है और इसमें बोला गया कि आधे में ही फ्रिक्शन है ना, और यहां से हमने एक ब्लॉक को छोड़ा है, तो वो जब नीचे आएगा तो उसकी स्पीड बता दी गई है। और ये इंक्लाइन प्लेन की लेंथ दी हुई है 10 मीटर है। और ये इंक्लाइन है 45 डिग्री पर। मैं क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, बाकी चेक कर लो, आंसर शायद सबका मैच किया है तो तूने कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। फ्रिक्शन केवल यहाँ पर ही है ना, इतना पार्ट रफ है ना, ये पार्ट स्मूथ है। तो हमने ऊपर से छोड़ा, यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, फ्रिक्शन आ गया ना। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डब्ल्यू एन सी बराबर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, एक्सटर्नल एजेंट नहीं है। डब्ल्यू एन सी कितनी लिखेंगे, ये जो बेस लेंथ आएगी ये 5 है, ये 45 है, तो ये 5/√2 आएगा बेस लेंथ, तो हो जाएगा माइनस म्यू एम जी डी। जब मैं लिख रहा हूं तब तुम लोग कुछ टाइप मत करो ना यार, मेरा पेन चलता नहीं है फिर। डेल्टा के कितना बोलूंगा, पूरा यहां से यहां तक के लिए लगा रहा हूं ना, पूरे यहां से यहां तक में वर्क केवल इतने में हुआ ना, बाद में वर्क नहीं हुआ है, तो जितना हुआ उतना लिख दिया। डेल्टा के कितना लिखूंगा, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस इनिशियल के 0 है। और पोटेंशियल एनर्जी का कितने का लॉस हुआ है, ये चेंज है ना, चेंज हमेशा साइन के साथ लिखते हैं। यार ये जूम की प्रॉब्लम है, ये जूम सपोर्ट नहीं करता है, जब कोई टाइप करता है उस टाइम पे लिखो तो चलता नहीं है पेन। तो ये ऊपर से जब नीचे आएगा तो कितना हाइट नीचे आया, एच, और चेंज क्या है, कम हुआ है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज को माइनस में लिखेंगे, माइनस एम जी एच ना। अब इसको सॉल्व करो तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, सही से सॉल्व कर लो, हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा था, 34 ना। ये सलोनी वही वाला डाउट है जो मैंने बोला ना तुझे, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, वही वाला है ये भी क्वेश्चन ना, ये भी अभी छोड़ दे, अभी हम लोग करेंगे ना इस चैप्टर में सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, तो उसमें करा दूंगा। करने को तो कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा के, उस टाइम पे कराना ही है ना, तो हो जाएगा। चलो यार बता ही देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। 34 में देखो क्या है, एक ऐसे पार्टिकल को स्ट्रिंग से अटैच करके ऐसे छोड़ा जा रहा है, तो वो जब नीचे आ जाएगा तब की हमें उसकी स्पीड बतानी है ना, जब छोड़ेंगे तो वो ऐसे सर्कुलर आर्क पे नीचे आएगा। ये एल है, ये एल है, और ये भी एल है ना, ये भी अगर एल है तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। जब हम इसको यहां से छोड़ रहे हैं और यहां आ रहा है, शुरू में इसकी स्पीड थी 0 और बाद में स्पीड है v, वो हमें निकालनी है ना। यहां से यहां आने में इसमें क्या हो रहा है, ये इसकी अगर हम हाइट देखें, लोएस्ट पोजीशन से इसकी हाइट क्या है, ऊपर से नीचे आया है ना, तो इसकी हाइट कम हुई है।
अगर हाइट कम हुई है तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। वो लॉस कहाँ जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी में जाएगा ना। तो हम बोलेंगे mgh, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो v की वैल्यू आ जाएगी √2gh। h कैसे निकालोगे, ये अगर l है, ये 60 है, तो ये कितना होगा l cos 60, मतलब l/2। और ये पूरी लेंथ l है, तो ये कितना आएगा l माइनस l cos 60 ना, l/2। तो वो यहाँ पे डाल दो ना। ठीक है सलोनी, समझ आया क्या बोला मैंने। आज केवल सलोनी ने डाउट पूछे, सोनाली ने नहीं पूछे। सोनाली, तेरे को डाउट नहीं है। थर्टी फाइव भी करना है। ये 35 का डायग्राम क्या है यार। टू स्प्रिंग्स ए एंड बी आर स्ट्रेस्ड बाय अप्लाइंग फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड एट 4 एंड्स। मतलब ये दो अलग अलग स्प्रिंग को, हाँ दो अलग अलग स्प्रिंग है, तो दोनों एंड की बात हो रही है। वो ऐसे लिख दिया कि लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। एक ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के ए है, और इस पे एफ लगा रहे हैं, इस पे भी एफ लगा रहे हैं। और दूसरे में के बी है, और इसमें भी एफ लगा रहे हैं, और इस पे भी एफ लगा रहे हैं। इक्वल फोर्स लगा रहे हैं ना। और इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। इक्विलिब्रियम में यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी की बात हो रही है। अगर हम दोनों साइड से इसको एफ फोर्स से खींचेंगे तो इसमें कितना टेंशन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में कितना टेंशन आना चाहिए, एफ आना चाहिए ना। पहले भी हम लोग कर चुके हैं ना, एफ टेंशन आएगा। तो हम एफ बराबर के एक्स करके एक्स निकाल सकते हैं। ना यहाँ पर जब हम बराबर करेंगे एफ इक्वल टू के ए इंटू एक्स ए, तो इससे एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी। हमें देखो उसमें एनर्जी स्टोर्ड पूछा है ना, एक्स निकालेगा तभी ना हाफ के एक्स स्क्वायर करके बताएगा। तू कैसे बताना चाह रहा है भावेश। वर्क डन से सोच रहा है क्या, वर्क से भी कर सकता है। तो हम देखो यहाँ पर कोई भी टाइम पे, जैसे मान लो जब इक्विलिब्रियम में है, तो मान लो एक पार्ट को देखते हैं, तो इधर पे एफ लग रहा है, तो इधर को कितना लग रहा होगा, जो टेंशन होगा, टेंशन कितना होगा के एक्स ना। इक्विलिब्रियम में जो इधर फोर्स होगा वही इधर होगा ना। कोई भी एक पार्ट का बीडी बना लो, तो उससे आपको मिल जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी है। अगर इसको आपने कुछ एक्स से खींचा है, तो इसके हर पॉइंट पे टेंशन कितना है, के एक्स। तो आपने इतने पार्ट का बीडी बना लिया है, इतने पार्ट पे इधर एफ लग रहा होगा, और पीछे वाले पार्ट पे बाकी पार्ट का फोर्स। तो एक्स ए की वैल्यू आ गई, तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा, हाफ के इंटू एफ अपॉन में के ए का स्क्वायर। ऐसे आ गया ना, नीचे स्क्वायर हट जाएगा ना। तो ये हमारी एफ और के साथ उसका रिलेशन आ गया एनर्जी स्टोर का।
ना। अब अगले पार्ट में एफ सेम है, लेकिन के की वैल्यू क्या हो गई है, के की वैल्यू हाफ हो गई है ना। के बी जो है हमारा वो क्या है, के ए बाई 2 है ना, 2 को इधर कर दिया है। अब के की वैल्यू अगर हाफ होगी तो एनर्जी स्टोर्ड अगली बार क्या हो जाएगी, पहले से ज्यादा हो जाएगी ना, 2 का फैक्टर ऊपर आ जाएगा, डबल हो जाएगी एनर्जी स्टोर्ड ना। दोनों में इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व करना है ना, तो बस के चेंज हो रहा है, इक्विलिब्रियम दोनों में है, तो वही यही वाला फॉर्मूला दूसरे के लिए भी लगा देंगे। एफ बराबर के एक्स होगा, ये उस बात समझाना है किसी को या क्लियर है? सलोनी हो सकता है तेरे को डाउट हो वहां पे, तो ये सब लॉज ऑफ मोशन में कराया है ना, इसलिए ये बच्चे सब बोल रहे हैं क्लियर है। तू देख ले, अगर तुझे डाउट हो तो वो करेगी, हो जाएगा। क्योंकि मुझे डाउट है तुझे यहाँ पे नहीं समझ आया होगा। अब आज तो डाउट ही करते हैं, अब आज तो क्या ही आगे पढ़ेंगे। ट्वेंटी नाइन देखो भाई, 29 में बोला गया पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ रिटार्डेशन प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, इट्स लॉस ऑफ एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स इज प्रोपोर्शनल टू। देखो हमें ये बोला गया है कि कोई भी पार्टिकल ऐसे चलना शुरू किया, तो ये मान लो x इक्वल टू 0 से चलना शुरू किया, तो जब वो कोई x पे पहुंचा हुआ है तो उस पे जो रिटार्डेशन वाला फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू x है ना। रिटार्डेशन है मतलब अपोजिट में लग रहा होगा और x के प्रोपोर्शनल है, तो रिटार्डेशन वाला फोर्स के बराबर क्या बोल सकते हो, माइनस के इंटू एक्स बोल सकते हो ना। तो हमें बताना है इट्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो एक्स डिस्टेंस चलने के वजह से कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, उसका एक्स के साथ रिलेशन है। तो ये शुरू में कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ ये है, तो लॉस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल होगा ना, लॉस में हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल होगा। इस फोर्स का वर्क निकालना होगा, 0 से x जाने में कितना वर्क हुआ होगा, वर्क निकालना है, तो ये वर्क क्या होगा, के एक्स डी एक्स हो रहा होगा ना। फोर्स इधर को है, डिस्प्लेसमेंट आगे को है, तो ये यहाँ पे माइनस लगाओगे, फोर्स पीछे को, डिस्प्लेसमेंट आगे को, तो वर्क निगेटिव आएगा। 0 से x तक जाने में वर्क कितना हुआ, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये जो माइनस में वर्क है ये बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस को इधर कर दो तो ये हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल माइनस फाइनल को लॉस बोलोगे ना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। अब मेरे हिसाब से जो भी डाउट अब किसी के रह गए हैं वो खुद से ट्राई कर लो। अब इतने डाउट बताएं तो हो सकता है जो आपके डाउट हो वो कवर हो गया हो अब कॉन्सेप्ट में, तो अब हो जाए। 38 अब उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोगों ने किया था, एक स्प्रिंग वाला अभी एक किया था ना हॉरिजॉन्टल में, इलस्ट्रेशन 19, उसी टाइप का है ना, तो अब हो जाना चाहिए। करो अब खुद से ट्राई एक बार। अब थोड़ा सा पढ़ा लेने दो, इतने डाउट बताए हैं तो हो सकता है अब ज्यादातर डाउट जो बचे हों हो जाएं खुद से। खुद से अब एक बार ट्राई कर लो, अब जो बचा रहेगा अगली क्लास में कर देंगे। देख लो लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, फाइनली थोड़ी देर पढ़ लेते हैं।
तो देखो लास्ट क्लास में, प्रथमेश मजे मत ले यार, रिलेशन बिटवीन, अबे टाइप नहीं करो यार, मेरा पेन घबरा जा रहा है। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा बेसिक रिलेशन आया था डी यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर ना। इसी रिलेशन को हमने चेंज करके लिखा था एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, जहां पे एफ किधर होता है, आर के लॉन्ग वाला एफ। फोर्स निकालना होगा और यू दिया है तो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, और उल्टा अगर एफ दिया है और यू निकालना है तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे ना। ये जो रिलेशन है डी यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, इसको यूज करके हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। जब हम एक्स वाई लिखेंगे तब डेल लिखेंगे ना, अभी केवल आर जब लिखते हैं तब डी लिखते हैं, जब एक्स और वाई के टर्म में लिखते हैं तब वहां पे डेल करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो हमें ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना। हमने मान लो इसको यहां से उठा करके यहाँ पे लेके गए एच हाइट पर, तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान लो हमें फॉर्मूला नहीं पता है, हम निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, यहां से यहाँ जा रहे हैं ना, वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डी यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर में रखेंगे। एफ की वैल्यू कितनी होगी, जब हम जा रहे होंगे तो एम जी नीचे को लग रहा होगा। ये ध्यान रखना, ये एफ कौन सा एफ होता है, कंजर्वेटिव वाला ना, और आप जा रहे हो ऊपर को ना, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर को है ना, यहां से यहां जा रहे हो। तो एफ और डी आर में क्या साइन है, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एफ ऊपर को है और डी आर ऊपर को है, एम जी नीचे को है, तो एफ डॉट डी आर माइनस में आएगा ना, तो ये आ जाएगा माइनस एम जी डी आर। और अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे, जब आर की वैल्यू 0 थी तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, मान लो यू आई है ना, ग्राउंड पे हो तो यू आई है, और जब एच हाइट पे चले गए तो वहां की मान लो फाइनल यू एफ है, तो ये क्या हो जाएगा, यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू एम जी बाहर आ जाएगा, केवल डी आर का इंटीग्रेशन आर आएगा ना, तो ये आ जाएगा एम जी एच। अब अगर आपने ग्राउंड वाले को 0 माना है, अगर इनिशियल 0 है, तो आप बोल सकते हो फाइनल कितनी एच हाइट पे, एम जी एच। कुछ समझ आ रहा है। अगर हमें ये रिलेशन पता है तो हम इसको यूज करके पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप देखो, ये फॉर्मूला है, फर्स्ट स्टेप ये वाला बोल लो या इसके बाद वाला बोल लो, ये वाला बोल लो, नहीं समझा। देखो यहां पे क्या हो रहा है, एफ डॉट डी आर को आप क्या लिखते हो, डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट मतलब एफ डी आर कॉस थीटा। एफ की वैल्यू कितनी है, एम जी है, डी आर की वैल्यू डी आर, और थीटा कितना है, 180। आयुष देखो, आप चाहे तो y लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, y लिख दो, x लिख दो, z लिख दो, सब सेम ही है ना। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एम जी डी आर ना। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होते हैं तो वहां पे माइनस आ जाता है ना। आप r लिख के सॉल्व कर सकते थे, इसको y लिख के सॉल्व कर सकते थे, कोई भी एक एक्सिस मान लो इधर को है ना, उस वो लेकर के सॉल्व कर दो। नोट कर लो यहां तक।
आदित्य प्राइवेट चैट मत किया कर यार, लोगों को समझ नहीं आएगा मैं क्यों रुका हुआ हूँ। तो देखो अगर आपको कहीं पे भी फोर्स पता है और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आप उसका चेंज निकाल सकते हो। इससे एक चीज ध्यान रखना, आपने देखो यहाँ क्या निकाला था, चेंज निकाला था। फिर अगर आपको एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी पता है तो आपने दूसरे पॉइंट का लिख दिया। तो आपको कहीं पे भी ऐसे चेंज निकालना है तो आप ये रिलेशन यूज करके सॉल्व कर सकते हो ना। अब जैसे मान लो आपको कहीं पे बोला गया कि एफ इज एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप है और पोटेंशियल एनर्जी एट 0,0 इज 10 जूल। तो फाइंड u एट 3,4। करो ये सॉल्व। आपको एक पॉइंट पे दे दिया है, दूसरे पॉइंट पे पूछा है ना। एक पॉइंट पे देंगे तभी पूछ पाएंगे दूसरे पे, नहीं तो चेंज ही निकाल पाओगे केवल। चलो अब सॉल्व करते हैं ना। देखो हमें पता है कि हम डी यू इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस एफ डॉट डी आर। अब ये सब x और y में दिया हुआ है f की वैल्यू ना, तो हम इसको भी x और y में लिखेंगे। हाँ -5/2 ही लग रहा है, ज्यादातर लोग का यही आ रहा है। f को हम क्या लिख सकते हैं, x कंपोनेंट फॉर्म में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप। और डी आर को क्या लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप ना। यहाँ पे देखो x और y में केवल फोर्स है, मतलब उसी डायरेक्शन में की वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो केवल x और y में ही सॉल्व करना है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व होता है, x का x के साथ y का y के साथ ना, तो ये आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। सही है। अब डी यू इक्वल टू आ गया हमारा एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x है ना, तो एक्स डी एक्स और एफ वाई की वैल्यू वाई डी वाई है ना। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इससे हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। जब x की वैल्यू, x और y की वैल्यू 0,0 है ना, अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं ना। ये x की लिमिट लिखी है, ये y की ना, तो पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल दिया था। और जब x की वैल्यू 3 हुई और y की वैल्यू 4 हुई तब का u निकालना है। तो यहाँ पे u -10 आ जाएगा ना।
इधर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, du का इंटीग्रेशन u, फिर लिमिट रख दूंगा ना, अपर लिमिट u माइनस लोअर लिमिट, और इधर क्या आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू, 0,0 से 3,4 तक। अब हम लोग एक बार यहाँ पर x की अपर लिमिट रखेंगे और y की अपर लिमिट, फिर x की लोअर लिमिट, y की लोअर लिमिट, तो ये क्या क्या हो जाएगा, u माइनस 10 इक्वल टू, यहाँ पे देखो नीचे 2 दोनों जगह वो कॉमन कर सकते हैं ना, 2 को कॉमन कर दिया है, ये माइनस लगा है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की अपर लिमिट है 3 और y की अपर लिमिट है 4, तो ये अपर लिमिट पहले x और y की डाल दी, फिर दोनों की लोअर लिमिट डाल दी है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, माइनस 9 प्लस 16 25 ना, तो मतलब माइनस 12.5, u माइनस 10, तो 10 इधर आएगा तो u की वैल्यू हो जाएगी फाइनल माइनस में 2.5 जूल। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को कैसे करते हैं। नोट कर लो इसको। एक इसी टाइप का प्रॉब्लम और कर लेते हैं, फिर ये क्लास क्लोज करता हूँ। बैटरी अब एकदम ही खत्म हो गई है, इसका एकदम स्क्रीन का ब्राइटनेस एकदम कम हो गया है ना। कहीं पे हमें ऐसे फोर्स दिया हुआ है और हमें बोला गया कि फाइंड u एट 0,0। बैटरी नहीं आएगी, वो लाइट नहीं आएगी यार, आज पावर कट है कुछ, 3 बजे तक कुछ गड़बड़ हो रखा है। u एट 2,3 इज सपोज कुछ है 5 जूल। ओरिजिन पे u निकालना है और 2,3 पे हमें u दिया हुआ है। हमें पता है कि ये जो गिवन फोर्स है कंजर्वेटिव होता है ना, हमने इस टाइप का कर रखा है, इसीलिए मैंने पूछा है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके लिए u पूछा जा सकता है।
11 आ रहा है, सबका वही होगा आंसर पे। चलो चेक करते हैं, हम लोग यहाँ पे लगा देंगे डी यू इक्वल टू, अब रुक जाओ, अब टाइप नहीं करो भाई, मुझे लिखने दो। डी यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर ना, और इसको जब हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है, वाई, और एफ वाई की वैल्यू दी है एक्स ना। अब इनको दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, तो हमें पता है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई बन जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट डाल दो, लिमिट हमें 2,3 का u पता है ना, 2,3 पर u कितना है 5, और कहाँ का निकालना है 0,0 का, तो वहां का u मान लो u है। इधर कितना आ जाएगा u माइनस 5, माइनस बाहर आएगा, d ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन एक्स वाई ना, इधर 2,3 लिखना है और यहाँ पे 0,0। अब एक बार x और y की जगह अपर लिमिट, फिर x और y की जगह लोअर लिमिट, तो आ जाएगा u माइनस 5 इक्वल टू, अपर लिमिट लिखेंगे 0 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 3 ना, माइनस ये बाहर भी एक है, तो माइनस ऑफ -6 ना, 2 इंटू 3 यहाँ पे -6 हुआ, तो ये आ गया +6। u माइनस 5 की वैल्यू ये आई, तो u इक्वल टू आ जाएगा 11। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? भावेश, आपको उससे कोई मतलब नहीं है ना, आपको देखो जो लिमिट यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे अगर जो लिमिट रख लो उसके करस्पॉन्डिंग वाला u लिख दो ना, और यहाँ पे जो लिमिट होगी उसका वाला u यहाँ लिख दो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये वाला u कोऑर्डिनेट यहाँ लिखते हो तो इसका u नीचे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप a से b जाओ या b से a जाओ ना, जहां से जहां जा रहा हो उस हिसाब से लिमिट लिख दो, ठीक है। ये डायरेक्ट इंटीग्रेट ही तो हुआ है, अब इसमें क्या बोल रहा है, इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, सिखाया हुआ है ना। y को बाहर नहीं कर सकते ना, y कांस्टेंट नहीं है ना, वो गलत तरीका करके हम पता कर लेते थे फोर्स कौन सा है, बट y को बाहर नहीं कर सकते, यहाँ पे x को बाहर नहीं कर सकते। हाँ, जिसको नहीं पता होगा वो तो फिर इसके बाद, यार अब वो उसकी मर्जी, नहीं पता है तो अब वो क्या करेगा, हम लोग क्या सोचें उसके लिए। तो आज हम लोग देखो इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में देखेंगे और पावर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये वर्क पावर लगभग हो जाएगा, फिर सर्कुलर मोशन का पार्ट उससे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आज अब कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, जो अभी तक कराया हुआ है बस वो अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, फिर क्लोज कर रहा हूँ ना, बाय एवरीवन।